हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने डेवलपमेंट का डेफिनेशन देखा, उसके बाद डिफरेंट पीपल के लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन अलग अलग होता है, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इनकम एंड अदर गोल्स, फिर कंपेयर कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, ये सब हमने देखा। अब हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है यह वर्ल्ड बैंक एवरी ईयर इशू करता है, पब्लिश करता है। यहाँ पे जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है यह 2012 का रिपोर्ट है और इसके बेसिस पे कंट्री को डिसाइड किया गया है कैसे डेवलपिंग और क्या क्या होंगे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 में जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया, उसमें पर कैपिटा इनकम को पर कैपिटा इनकम बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कंट्री को, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो पर कैपिटा है वर्ल्ड बैंक ने यूएस डॉलर में डिसाइड किया हुआ है। तो जो जिस भी कंट्री का इनकम, यहाँ पे इनकम का मतलब टोटल इनकम ऑफ कंट्री, सॉरी, पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री, यानी जिस भी कंट्री में पर कैपिटा इनकम मोर देन $12,616 है, वह कंट्री रिच एंड डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। यानी जहाँ पे भी जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम ग्रेटर देन 12,616 है, उसे हम लोग रिच एंड डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं, यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्री, जो कि जापान है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री हैं, जहाँ पे उन पर पर्सन का पर कैपिटा इनकम कितना है, मोर देन $12,616। वैसी कंट्री जिनका जो पर कैपिटा इनकम है 1,035 से कम है, वैसे कंट्री को हम लोग पुअर या लो इनकम वाला कंट्री कहते हैं, ठीक है ना। जिनका पर कैपिटा इनकम, ध्यान देना है, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम लेस देन $1,035 है, और यह जो एनुअल होता है मतलब पर ईयर, ठीक है ना, एक साल का इनकम। अब वैसे कंट्री जिनका इनकम $1,035 से लेकर $12,616 के बीच होता है, उन्हें हम लोग जो है डेवलपिंग नेशन कहते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लो मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम, ठीक है ना। 1,035 से $700 तक जिनका पर कैपिटा इनकम होता है, उन्हें हम लोग लो मिडिल इनकम वाली कंट्री कहते हैं। और वैसी कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम मोर देन 700 और लेस देन $12,616 होता है, उसे हम लोग अपर मिडिल इनकम कहते हैं। जो इंडिया है, अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का पर कैपिटा जो इनकम है वह 1,530 पर डॉलर है, जो कि अकॉर्डिंग टू 2005, ठीक है, जो कि कितना है, यह जो है आपको लो मिडिल इनकम है, क्योंकि 1,035 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। 1,000 से लेकर के 7,000 के बीच में लो मिडिल इनकम होता है। तो इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्री है अभी। तो आते हैं हम लोग इनकम और अदर क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से, क्या सिर्फ यहाँ पे तो हमने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम पे ही देखा, यानी इनकम बेसिस पे ही हमने कंपेयर किया कंट्री को। क्या और भी कोई क्राइटेरिया होता है? ऑफ कोर्स बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। नेशनल लेवल पे कंट्री को हम लोग जो है कंपेयर करते हैं पर कैपिटा इनकम बेसिस पे, बट अगर किसी कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट को कंपेयर करना होता है, तो हम जो है करते हैं अदर क्राइटेरिया पे भी कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो बहुत सारे, इंडिया तो एक लो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इंडिया के अंदर जो स्टेट है जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, ये सभी क्या है, डेवलप्ड स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स। ओके, तो और भी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे इसमें। एज वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो have other goals. Similarly, when we
think of a nation or region, we may, besides average income, think of other equally important attributes, other जो important factor हैं. Let us examine these attributes through, यानी कि ये सभी जो factors हैं ये हम लोग महाराष्ट्र, केरला और बिहार पे 3 स्टेट का कंपेयर करके देखेंगे क्या क्या हमको मिलता है. जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसमें देखिए यह पर कैपिटा इनकम है इन रुपीस और ये 2012 से 2013 के बीच का है. और यह जो डेटा है यह इकोनॉमिक सर्वे का है, नॉट ऐसे जनरली यह नहीं लिखे गए. इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे क्या है? इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताता है हर चीज़ इकोनॉमिक कंडीशन को. सो यहाँ से लिया गया है. अब देखिए महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम कितना है एक साल का? 1,07,670 रुपीज़. केरला का है 88,527 एंड बिहार का कितना है? 28,774. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बेसिस पे महाराष्ट्र डेवलप्ड है जबकि बिहार क्या है? लिस्ट डेवलप है, सबसे कम, बहुत ही पुअर है, गरीब स्टेट है. ठीक है ना. सो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. हम लोग अदर क्राइटेरिया देखते हैं जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो. तो देखिए अगर हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं तो महाराष्ट्र का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? 25 है. 25 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हुआ कि 1000 चिल्ड्रन जो लाइव बर्थ हुआ, 1000 बच्चों का लाइव बर्थ हुआ, उसमें से 25 चिल्ड्रन 1 ईयर एज तक होते होते वो डेथ कर गए. ठीक है ना, यानी कि 1000 चिल्ड्रन जन्म लिए, वो लाइव बर्थ हुआ उनका. आप कहोगे कि सर लाइव बर्थ सब तो बच्चे जिंदा ही पैदा होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे जो है डेथ भी ऑलरेडी जो है डेथ कर जाते हैं. ठीक है ना, जन्म लेने से पहले ही ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं. ठीक है, सो पर 1000 लाइव बर्थ पे जितने बच्चे 1 साल के एज तक डेथ कर जाते हैं, 1 ईयर एज तक डेथ कर जाते हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है. सो इन महाराष्ट्र 25 चिल्ड्रन जो है 1 ईयर ऑफ एज तक डेथ कर जाते हैं पर 1000 लाइव बर्थ. केरला में 12 बच्चे डेथ करते हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा 43. यानी कि अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिस पे केरला डेवलप्ड है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे कम बच्चे डेथ कर रहे हैं पर 1000 लाइव बर्थ पे और बिहार में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं. इसका मतलब बिहार इस बेसिस पे भी काफ़ी पुअर स्टेट है. लिटरेसी रेट की बात करें तो महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट कितना है? 82 है, केरला 94 है एंड बिहार में 62 है. अर्थात लिटरेसी रेट का मतलब पर 100 पीपल कितने लोग लिटरेट हैं और लिटरेट होने का एज है. यानी कि वैसे पर्सन जो 7 ईयर या इससे अधिक एज के हैं और वो लिखना पढ़ना जानते हैं उन्हें हम लिटरेट कहते हैं. सो 100 पीपल लिटरेट हैं तो उसमें कितने, अगर 100 लोगों को हम लोग लेते हैं तो उसमें कितने लोग लिटरेट हैं वह लिटरेसी परसेंटेज होता है. महाराष्ट्र में 82 लोग पर 100 पीपल लिटरेट हैं. केरला में सबसे ज़्यादा 92 है, बिहार में 62 है, कम है. यानी कि केरला ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट केरला अगेन इज अ डेवलप्ड स्टेट एंड बिहार अगेन इज अ लिस्ट डेवलप्ड यानी पुअर स्टेट. नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें यानी पर 100 जो चिल्ड्रन है पर 100 पर्सन पे कितने बच्चे जो है सेकेंडरी यानी 14 to 15 ईयर एज तक कितने लोग स्कूल अटेंड करते हैं उसको हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं. सो महाराष्ट्र में नेट अटेंडेंस रेशियो 64 है, केरला में 78 है, बिहार में 35 है. अगेन केरला में सबसे ज़्यादा है और बिहार में सबसे कम है. अर्थात ठीक है, इस बेसिस पे भी केरला स्टेट जो है सबसे डेवलप्ड है और बिहार सबसे पुअर है. ठीक है, तो ये हो गया इनकम और अदर क्राइटेरिया डेवलपमेंट डिसाइड करने का. तो अगर पब्लिक फैसिलिटी की बात की जाए, पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है? देखिए हम जानते हैं कि आपके पास कितना भी पैसा हो, आप बिलियनियर हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो, आपके पास अरबों खरबों रुपीस है पड़े हुए हैं आपके बैंक अकाउंट में. ठीक है, क्या उस पैसे से आप प्योर एयर खरीद सकते हो?
नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, एटमॉस्फेयर को नहीं रख सकते हो ना आप खरीद सकते हो। आपको बाहर निकलना ही है, बाहर के जो फैक्टर है आउटसाइड के वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्या आप अपने लिए पूरे कंट्री में रोड बनवा सकते हो? नहीं बनवा सकते हो। रेलवे बनवा सकते हो? नहीं। एयरप्लेन खरीद सकते हो, लेकिन चलने के लिए क्या रास्ता, एयरपोर्ट बनवा सकते हो? नहीं बनवा सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे कौन करता है ये सभी? सिटीजन टैक्स पे करते हैं, एंड बाई दैट मनी ऑफ टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है, ये सभी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को। प्योर जो है एटमॉस्फेयर, रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, ये सभी चीज़ें, ठीक है ना। सो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सो इनकम बाई itself is not a completely adequate indicator of material goods and service that citizens are able to use. Your money cannot buy you a pollution free environment, unadulterated medicine, यानी बिना मिलावट के कोई दवा आप मेडिसिन नहीं खरीद सकते, एंड आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। आजकल पैंडेमिक देखो चल रहा है, अमीर लोग हैं उनके भी बिजनेस ठप है, वो भी बंद है, वो भी घरों में जब लॉकडाउन था तो पैक थे। क्या वो जितने भी पैसे हैं उनको यह डिजीज अगर हो जाता, मान लो किसी को हो जाता, तो उनके पास अथाह पैसे, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन क्या वो बच पाते? नहीं बच पाते, ठीक है। चांसेस थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका वैक्सीन ही नहीं है। सो आपके पास जो पैसे वो इन सब चीज़ों से बचा नहीं सकता आपको, अनलेस तब तक नहीं बचा सकता है जब तक कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, उन सभी को बचाने के लिए स्टेप न लिया जाए, ठीक है ना। सिर्फ आपको, आप अपना बचाव नहीं कर सकते हो, आपके आसपास जो सबको बचाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक विलेज है, उस विलेज में कोई स्टूडेंट है, पढ़ना चाहता है, लेकिन वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है आपको कहीं दूर प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आप नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसी विलेज में स्कूल बनवा दिया जाए जिसमें उस विलेज के सभी लोग पढ़ें, तो आप भी पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एक्चुअली फ्रॉम मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ इन लाइफ, द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। कलेक्टिवली का मतलब ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सिटीजन, ठीक है। लाइक वो स्कूल है, रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड, पार्क, ये सभी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटी कहलाती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में स्कूल वाली बात मैं बता ही दिया आपको, ठीक है। केरला जो है पब्लिक फैसिलिटी फ्रंट पे बहुत ज़्यादा उसने इन्वेस्टमेंट किया, पब्लिक फैसिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि न्यूट्रिएंट रिच फूड सिटीजन को प्रोवाइड किया, जिसके वजह से वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी लो रहा, ठीक है ना। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, यानी जो बेसिक फैसिलिटी है हेल्थ और एजुकेशन का, केरला ने इसको जो है काफ़ी एडिक्वेटली, काफ़ी प्रचुर मात्रा में जो है लोगों को यह फैसिलिटी प्रोवाइड किया। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल। ये सभी क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। If some PDS shops, that is ration shops, does not function properly in such places, the people there are able to get the problem rectified, ठीक है। Health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better, यानी वैसे स्टेट जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, बेहतर तरीके से काम करता है, लोगों को वह फूड जो है प्रोवाइड होता है, तो वैसे स्टेट में लोगों का जो हेल्थ है, न्यूट्रिशनल कंडीशन है, स्टेटस है, वो काफ़ी अच्छा होता है, जैसा कि केरला में है, और जिसके वजह से वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, ठीक है ना, क्योंकि लोग हेल्दी हैं, तभी तो हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, ये सभी आप लोग, ये टेबल दिया हुआ है, ये पढ़ लेना आप लोग, ये कुछ टेबल है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री है जो इंडिया से बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनका, जैसे श्रीलंका है, उसका इन्फेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और HDI रैंकिंग सब अच्छा है, ठीक है ना। मेनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने में बहुत सारी चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट को रखा जाता है, ठीक है ना। एंड मेनी न्यू कंपोनेंट हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बट बाय prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to the citizen of a country, ठीक है। if it is people their health their well being that most important, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उनका हेल्थ, उनका वेल बींग और उनका जो है सबसे ज़्यादा। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंग्रेडिएंट क्या है कि पहले पर कैपिटा इनकम, ये 3 इंग्रेडिएंट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, मतलब कि 3 जो है एलिमेंट है, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये 3 फैक्टर हैं, इन तीनों को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कैलकुलेट करने में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वह सस्टेनेबल है या नहीं है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। हम उसको यानी कि देखो डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत सारे जो है नेगेटिव फैक्टर भी क्रिएट होते हैं, कंसिक्वेंसेज भी होते हैं। तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल यूज़ करते हैं। जैसा कि देखिए एक स्लोग मतलब एक मैक्सिम है कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, मतलब कहने का कि हम जो अपने पूर्वज हैं, हमारे फोर फादर हैं, उनसे हमने इस अर्थ को गिफ्ट में नहीं लिया है, इनहेरिट नहीं किया है, हमने इसे अपने आने वाले जो हमारे चिल्ड्रन हैं, हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए बोरो किया है। यानी हम जो हमारा आने वाला जनरेशन है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनसे हमने इस जमीन को, इस धरती को, अर्थ को उधार लिया हुआ है। मतलब हमें इसे अपने आने वाले जनरेशन को एज इट इज़ लौटाना है। जिस स्टेज में आज है वैसे ही स्टेज में या इससे बेटर स्टेज में हमें उनको लौटाना है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने जो रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल हैं उसको इतना ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया कि उससे कई सारे ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें, ठीक है ना। तो हमें आने वाले जनरेशन को भी तो ये प्योर इन्वायरमेंट लौटाना है, तो हम उनसे जो है बोरो किया है, कर्ज लिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाते हैं। इफ अ कंट्री इज डेवलप्ड एट प्रेजेंट वी वुड लाइक टू बी मेंटेन इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर कोई कंट्री आज डेवलप्ड है तो इसे हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मेनी साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट एट द प्रेजेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। जिस स्पीड से हम लोग आज डेवलप हो रहे हैं, जिस स्पीड से हम लोग अपने रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं अपनी बेनिफिट के लिए, अपने फिजिकल प्लीजर के लिए, अपने मटेरियलिस्टिक प्लीजर के लिए, उस स्पीड से वह डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल नहीं है। यह हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, यानी इससे हमारा जो फ्यूचर ऑफ प्लानेट है वह काफ़ी जो है खतरे में है और हमारे आने वाला जनरेशन भी इस खतरे को जो है झेल नहीं पाएगा। सो इसके लिए क्या किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल लाया गया। सो कैसे हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर इफ वी यूज मोर देन व्हाट इट बीइंग रिप्लेनिश का मतलब देखो ग्राउंड वाटर कैसे रिप्लेनिश होता है, जब रेन फॉलिंग होती है तो इस रेन फॉलिंग में जो लैंड पे जो रेन ड्रॉप्स आते हैं वह रेन ड्रॉप्स इन्फिल्ट्रेट होकर के वाया लैंड वो अंडरग्राउंड जाते हैं और वहीं जब स्टोर होते हैं उसी को हम लोग यूज करते हैं एज ए ग्राउंड वाटर। सो हम लोग जिस स्पीड से ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं वह रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट से ज़्यादा है हमारा रेट ऑफ यूज। अगर हमारा रेट ऑफ यूज ज़्यादा है रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट से, इसका मतलब आने वाले फ्यूचर में जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और यही हो भी रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग आवर रिसोर्सेज। हम लोग जो है ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोलियम, कोल, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सभी जो रिसोर्सेज हैं अगर हम इनको, क्योंकि इनकी क्वांटिटी फिक्स है, भले ही जितनी भी क्वांटिटी फिक्स है, ये आने वाले फ्यूचर में जिस स्पीड से हम इनको यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाने वाले हैं, समाप्त हो जाएंगे। तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो कैसे यूज करेगा इसको,
मान लो कि आने वाले 50 साल 100 साल में पेट्रोलियम खत्म हो गया, तो हमारा आने वाला जनरेशन कैसे यूज करेगा उसको, ठीक है ना। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम, some year of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. हम आयरन, एल्यूमिनियम, कोल, पेट्रोलियम को रिप्लेनिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके बनने के लिए पूरे सृष्टि का, हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन पहले जो बने होंगे, कई तरह के ऐसे घटनाएं होंगी, हो सकता है सब लोग, क्योंकि ये तो फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल कैसे बनेंगे, जब जीव जो है डेथ कर जाएंगे, जो है सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में या फिर अर्थ में, तब होगा ना। तो ऐसा होने के लिए तो पूरे पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन होना पड़ेगा। द इशू ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नो लॉन्गर रीजनल और नेशन स्पेसिफिक, यानी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो इशू है, प्रॉब्लम है, वह किसी स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड नहीं है, यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए ग्लोबल जो है एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे सभी कंट्री को, दुनिया के सभी कंट्री को मिलकर काम करना चाहिए। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो हम लोग ये जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ज्योग्राफी में हम लोगों ने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है। सो माई फ्रेंड, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए